राजस्थान में अगले 3 दिन सूरज अपना कहर बरपाने वाला है। मौसम विभाग की ओर से जो अपडेट जारी किया गया है उसके मुताबिक जो सूरज की तलखी है उसमें इजाफा होने वाला है। राजस्थान में जो लू है उसका प्रकोप देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की है उसके मुताबिक हीट वेव का जो असर होगा वो तेज़ से लेकर के बहुत तेज़ तक होगा। राजस्थान में जो टेम्परेचर है 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक को पार कर जाएगा। आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह ही राजधानी जयपुर में गर्मी का असर ऐसा है कि हर तरफ धूप ने जो मौसम है उसको गर्माना शुरू कर दिया है। प्रदेश के अंदर मौसम विभाग की चेतावनी को अगर देखा जाए तो जोधपुर, बीकानेर और शेखावाटी संभाग के अंदर जो हीट वेव का स्तर है वो सीवियर तक हो सकता है, ख़तरनाक भी हो सकता है। लोगों को एहतियात बरतने के लिए सलाह दी गई है। हालांकि 17 से लेकर के 18 अप्रैल तक एक कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ के आने के बाद में हालात में थोड़ी बहुत जो है ठंडक देखने को मिलेगी, लेकिन ये जो 3 दिन है मौसम विभाग की ओर से स्पष्ट चेतावनी जारी की गई है कि लोग इस दौरान ख़ास एहतियात बरतें क्योंकि गर्मी बढ़ने वाली है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। ये जन्म जयंती उस महापुरुष की है जिन्होंने हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को समानता का, न्याय का अधिकार जो दिया। उस विचार संगोष्ठी पे राजस्थान प्रदेश में गुरुजी डोटासरा साहब, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के प्रधानी श्री सुल्तान विधानसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली साहब, पूर्व प्रबोध विचारजन, इस विचार संगोष्ठी का शुभारंभ हम करने जा रहे हैं। ममता भूपेश जी को कि वो आए कराएं तो लेके दूर तक बाबा साहब के संदेश को जाएं। ममता भूपेश जी का जन्मदिन हम लोग मनाते हैं, जो संविधान के मूर्तिकार थे, शिल्पकार थे और इस देश को आजादी के बाद में किस दिशा के अंदर लेके जाना है उस संविधान सभा के अध्यक्ष को बना के इस देश की रीति नीति बनाने का काम, संविधान बनाने का काम डॉक्टर अम्बेडकर ने किया था। मैं उनकी जयंती पे उनको नमन करती हूँ, याद करती हूँ और धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे इस देश के हमारे नेता राहुल गांधी जी को, जिन्होंने आज के इस परिप्रेक्ष्य में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान को लड़खड़ाने का प्रयास कर रही थी, जब उन्होंने संविधान के नाम पे, संशोधन के नाम पे विभिन्न प्रकार के आयाम इस देश के अंदर लेकर आने का प्रयास किया, ऐसे समय में मैं सभी साथियों की तरफ से हमारे नेता राहुल गांधी जी का धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने संविधान को बचाने के लिए रात दिन एक किया और आज संविधान की रक्षक के रूप में कांग्रेस के हजारों लाखों कार्यकर्ता बनाए और जो संविधान की रक्षा करने के लिए राहुल गांधी जी की आवाज पे इस देश के अंदर संविधान रक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने जब संविधान को पकड़ा और उन्होंने कहा कि कौन है इस संविधान के साथ छेड़छाड़ करने वाला, तो भारतीय जनता पार्टी जो सरकार के अंदर आज दिल्ली में है उनकी नींवें हिल गई और 400 पार का नारा लेने वाले लोग 240 पे आके खड़े हो गए। वो संविधान की एक तरह से मजबूती थी कि देश के व्यक्ति समझे कि संविधान को बदलने का मतलब हमारे पूरे ढांचे को बदलना, इस देश की अस्मिता को खराब करना और इस देश के जो रूप है जो आजादी से आज तक चलता आ रहा है उस रूप को बदलने का प्रयास किए भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। मैं साथियों आप लोगों से कहना चाहती हूँ, बाबा साहब किसी जाति विशेष के लिए काम नहीं करते। आपको और हम सबको ये समझना होगा कि जरूरी नहीं है कि
याद करें। डॉक्टर अंबेडकर इस देश के अंदर एक विचारधारा थी, समानता की विचारधारा लेकर आने वाले व्यक्ति, जिसके अंदर चाहे एससी, एसटी, ओबीसी, गरीब, वंचित, दलित, तमाम वो लोग जिनको संविधान की रक्षा की आवश्यकता थी, जो निचले तबके में रह रहे थे, जिनको इस राष्ट्र की मुख्य धारा में आने की जरूरत थी, उन तमाम लोगों के लिए जो विचारधारा बनी थी, उस विचारधारा को मैं समझती हूँ डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा कहा जाता है। और आप और हम सब लोग मिलके इस विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे और राहुल गांधी जी के संदेश के रूप में संविधान रक्षक बनकर आज के दिन हम प्रण लेंगे कि जो मुद्दा राहुल गांधी जी ने उठाया है संविधान की रक्षा करने का, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो शहर में रहता हो, चाहे गांव ढाणियों में रहता हो, चाहे कहीं भी रहता हो अंतिम छोर में, उस व्यक्ति को, कांग्रेस के कार्यकर्ता को अपने आप को संविधान रक्षक बन के राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करना है, उनकी आवाज को बुलंद करना है और जो मुहिम उन्होंने इस देश के अंदर उठाई है, उस मुहिम को आगे ले जाने के लिए हम सबको मिलके बाबा साहब के बताए रास्ते के ऊपर चलने का प्रण लेना है। आज के दिन पे मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि बाबा साहब के चरणों में प्रणाम करते हुए हम सब लोग संकल्प के साथ में आज यहाँ पर उठेंगे और हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, खड़गे जी को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और तमाम वो नेता, आज मैं देखती हूँ कि हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी लगातार पार्टी के हित के अंदर काम करते हैं, संविधान की बात करते हैं, राहुल गांधी जी की बात को फॉलो करते हैं। अभी 3-4-5 दिन पहले की बात है, एक शर्मनाक घटना इस प्रदेश के अंदर की गई। हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी जब मंदिर में गए तो उस मंदिर को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गंगा जल से धोने का कोशिश की। मैं समझती हूँ इससे बड़ा शर्मनाक घटना इस प्रदेश के अंदर कभी नहीं होगी। और हम सब कहते हैं कि गंगा जल से किसको धो रहे हो? भगवान तो अपने आप के अंदर स्नान किए हुए हैं। आप अपनी, अगर आपको शुद्ध करना है तो आप अपनी आत्मा को शुद्ध करिए, आप अपनी विचारधारा को शुद्ध करिए। जो विचारधारा आप जबरदस्ती इस देश के ऊपर थोपना चाहते हैं, उस विचारधारा को आपको साफ करके इस देश को, इस प्रदेश को आगे बढ़ाना है। हम आज के इस मौके पे निंदा करना चाहेंगे ऐसे लोगों की जिन्होंने इस तरह की सोच इस प्रदेश के अंदर डेवलप करने की कोशिश की। और मैं धन्यवाद दूंगी हमारे नेता राहुल गांधी जी का कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में, जो गुजरात के अंदर अभी न्याय अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में राहुल गांधी जी ने इस बात को इंगित करते हुए पूरे प्रदेश की, देश की चिंता बताया और राहुल गांधी जी ने संज्ञान लिया इस बात का कि ये बात कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। इसलिए मैं भी आप राहुल गांधी जी के विचारों के साथ में जुड़ते हुए ये कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अपना मन, आत्मा शुद्ध करनी चाहिए, अपने खुद के घर गंगा जल से धोने चाहिए, जिसमें आप लोगों के सांप्रदायिक विचारधारा आप लोग थोपना चाहते हो इस देश के ऊपर। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में आज अध्यक्ष जी ने विचार गोष्ठी की, आपका बहुत बहुत साधुवाद है जी के साथ में। संविधान रक्षक बनना है, मैं आपसे हाथ ऊंचे करके एक बार कहूंगी, आप सब लोग, हम संविधान रक्षक हैं, हम संविधान रक्षक हैं। जय हिंद, जय भीम। बहुत बहुत आभार ममता जी। बाबा साहब का सबसे महत्वपूर्ण संदेश था, शिक्षित बनो, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। बाबा साहब के इस संदेश को रावत जी हमारे इंचार्ज राजस्थान के प्रभारी और हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी और तमाम विधायकगण, तमाम पूर्व मंत्रीगण, तमाम पीसीसी, डीसीसी के पदाधिकारीगण, मुझे आज बड़ा फख्र महसूस हो रहा है कि बाबा साहब जयंती पर मुझे बोलने का मौका मिला। बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए रास्ता कहते कहते। और एक शेर और बोलूंगा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे होती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे होती है और बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार। तो एक अभी जैसा अभी ममता जी ने बताया
कि टीकाराम जूली जी अलवर में मंदिर में गए और बीजेपी के नेता के बयान और बयान के बाद उसको धोने का नाटक और फिर उसकी हर धर्मिता के माफी फिर भी नहीं मांगूंगा, तो माफी तो प्रदेश की जनता मंगा देगी। जनता कसर नहीं छोड़ेगी इस मामले के अंदर। और मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि 14 अप्रैल के दिन बाबा साहब का जन्म हुआ और बाबा साहब जब डिवीजन के समय बाबा साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी जब बांग्लादेश में चली गई तो कांग्रेस ने सहयोग देकर के उनको सांसद बनाया पुणे से। और जब उनको समीक्षा बैठक की गई और जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन की कमेटी के अंदर जब उनको सदस्य बनाया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे अंदाजा नहीं था कि मुझे इतने महत्वपूर्ण कार्य के लिए मुझे नॉमिनेट किया जाएगा। और जब उसकी बैठक का उनको अध्यक्ष बनाया गया तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि मुझे इस काम के लिए नियुक्त किया गया। और उन्होंने देश को एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन दिया जिसमें तमाम जाति धर्म के लोगों को बराबरी की जगह मिली और एक ऐसे समाज को जिसको जनता जिसको उस वक्त के दौर में बराबरी का दर्जा नहीं मिलता था, उन सबको बराबरी का दर्जा दिया। अनुसूचित जाति जनजाति को मान सम्मान मिला, एक रिजर्वेशन मिला और पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर विधानसभा में और हर लोकसभा में प्रतिनिधित्व मिला। ऐसे व्यक्तित्व के धनी ने हमको ये मौका दिया, कॉन्स्टिट्यूशन दिया। आज पूरे देश के अंदर राहुल गांधी एकमात्र लीडर है जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए उनके ऊपर बोलते हैं और जातिगत जनगणना की बात करते हैं। जातिगत जनगणना की बात करने का मतलब यही है कि पूरे देश में जाति के आधार पे उनको फैसिलिटी मिले, उनको रिजर्वेशन मिले और जो खास तौर से SC ST के लोगों का हक है वो हक उनको मिले। तो आज हम सबको आदरणीय अध्यक्ष जी ने एक ऐसे टॉपिक पे गोष्ठी करने के लिए चर्चा करने के लिए समय दिया। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी का धन्यवाद देता हूँ और बहुत बधाई देता हूँ कि इसमें पूरे देश में आज चर्चा होगी और पूरे प्रदेश में एक मैसेज जाएगा कि पूरी PCC इस बात के लिए नामबद्ध है कि कैसे बाबा साहब के विचारों को लेकर के हम जाएं और गांव-गांव ढाणी तक फैलाएं। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आज 75 साल बाद में देश का संविधान खतरे में है। वो संविधान एक गरीब परिवार से निकला एक भीमराव अंबेडकर जिन्होंने अपनी बुद्धि के बल पर उस भारत का जिसकी आबादी 140 करोड़ लोगों से ज्यादा है, आप कल्पना करो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की वो खोज कि उन्होंने हीरा देखा और अंबेडकर साहब को मौका दिया कि देश के तमाम, चाहे वो हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, जैनों, पारसियों, बौद्धों, इस देश में हम कैसे रहेंगे, हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा क्या अधिकार है। हम समानता वाले देश में रहना चाहते हैं जहाँ कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छुआछूत नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई सवर्ण नहीं, कोई पिछड़ा नहीं, कोई अगड़ा नहीं। ये कल्पना करी 1950 में उसको लागू किया और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो 26 जनवरी 50 को काला दिवस मनाया था। आज जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता अंबेडकर जी के गुण गाते हैं, याद दिलाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। आपने संविधान की धज्जी उड़ाई थी, संविधान को डराया था। आज आप कौन से मुंह से संविधान की बात करते हो? और सही कही थी ममता मुकेश, आज देश में अगर राहुल गांधी हमारे नेता जो देश के प्रधानमंत्री की आंखों में आंखें डाल करके कहते हैं ये लाल किताब नहीं, भारत की आत्मा है, ये देश उसके अनुसार चलेगा, तुम्हारी दादागिरी से नहीं चलेगा। किसी राज्य का अगर निर्वाचित विपक्ष के नेता अगर मंदिर में जाते हैं, वो भी भगवान राम के जन्मदिन पर, जो हमारे हृदय में बैठते हैं, सनातन धर्म के हमारे प्रवर्तक हैं, मेरा टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष चुना हुआ, अगर मंदिर में भगवान की आरती करते हैं, उनके दर्शन करते हैं, तो बेशर्मी से कोई भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता
वो ज्ञानचंद आहूजा वरिष्ठ नेता, पुराना विधायक, गंगा जल से धो करके देश में क्या संदेश देना चाहते? वो यही संदेश देना चाहते क्या अम्बेडकर हमारे लिए नहीं है? कोई मनवादी प्रकृति को वो आगे लाना चाहते हैं। ज्यादा बात तो इसलिए नहीं कहना चाहता हूँ, वरिष्ठ नेता बैठे हैं, लेकिन मैं रंगावा साहब, प्रोफेसर साहब, दिल्ली साहब, देश के संविधान की रक्षा के लिए, भाई भतीजावाद, ऊंच नीच, तगड़ा पिछड़ा को रोकने के लिए मेरे जयपुर शहर कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अपनी आखिरी सांस तक लड़ेगा। और राहुल गांधी जी का कहा गया वो शब्द कि नफरत का बाजार नहीं, इसमें प्यार की दुकान खोलेंगे। और प्यार तो तभी होगा जब हम अम्बेडकर की शिक्षा पर करेंगे। जय भारत, जय। इनके संविधान के अंदर हर जाति, धर्म, वर्ग की का कल्याण कैसे हो उसको लेकर के सब समाहित किया गया था। लेकिन साथियों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती से कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने जो कृत्य किया है, टीकाराम जी दूरी साहब की पूजा के बाद में इन्होंने गंगा जल से उस मंदिर को धोने का जो काम किया, जिससे भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र उजागर हुआ है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो चुनाव के समय कहती थी कि 405 सीटें हमें ला के दे दो, हम संविधान बदल के रख देंगे। लेकिन साथियों, हमारे नेता राहुल गांधी ने पूरे देश के अंदर एक ही बात करी कि देश के अंदर संविधान की रक्षा करनी है, देश के अंदर आम व्यक्ति की रक्षा करनी है, देश के अंदर हर गरीब मजदूर की रक्षा करनी है। तो भारत के संविधान को बचाना होगा। और देश की जनता ने भी करके दिखा दिया कि 405 की बात करने वाले वैसाखी ऊपर आ गए। और उसके बाद में संसद के अंदर मोदी जी को भी संविधान को नतमस्तक होना पड़ा। साथियों, मैं आप सभी से निवेदन करना चाह रहा हूं, अभी तिवारी साहब कह रहे थे वास्तव में देश की स्थिति बहुत खराब है। मोदी जी ने जिस तरह से पिछले कांग्रेस साल के कार्यकाल के बाद से जो काम किए हैं, उस काम से जनता त्राहिमाम पुकार रही है। हर जाति का वर्ग, हर जाति वर्ग, हर व्यक्ति परेशान है। धार्मिक उन्माद फैलाने के अलावा कोई काम नहीं किया जा रहा है। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, राहुल गांधी जी संविधान बचाने की बात जो कर रहे हैं, हम सब राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। मैं पुनः आप सभी को अपनाई, अनेक रजवाड़े थे, अनेक छोटे छोटी रियासतें थी, उन सबका एकीकरण जब होकर हमारा पूरा देश बना, तो उस समय ये जरूरी था कि हम सभी के लिए काम करें और सब संगठित होकर काम करें। जैसे आजादी की लड़ाई में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी लोगों ने मिलकर इस देश की आजादी के लिए संघर्ष किया और पीली गुलामी से मुक्ति दिलाई। उसी प्रकार इस आजादी की रक्षा के लिए सब लोग संगठित होकर काम करें, तब जाकर के देश का निर्माण होगा। और उसके बाद संघर्ष करें। संघर्ष किसके लिए? संघर्ष इस बात का करें कि जहां कहीं ऊंच नीच हो रही हो, जहां कोई असमानता कर रहा हो और जहां कोई किसी के साथ अन्याय कर रहा हो, तो उसके बारे में हम मिलकर के आवाज उठाएं। जहां तक सामाजिक न्याय की बात है, आपको मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि संविधान निर्माण की सभा के अध्यक्ष इनसे पूजा करवाई और उसके बाद आप देख रहे हो कि बीजेपी के एक पूर्व एमएलए ने जिस तरीके का कृत्य किया, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और ये कहना चाहते हैं कि मंदिरों का उपयोग सार्वजनिक रूप से सभी को करने का अधिकार है और कोई भी व्यक्ति इसमें दखल देगा तो कांग्रेस आगे आकर के उसका मुकाबला करेगी। मैं इस अवसर पर ये कहना चाहता हूं कि मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे ये सभी मजहब के लोगों के आस्था के केंद्र हैं, किंतु इनके उपयोग में कोई बाधा करता है, बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता में बाधा करता है, तो संविधान हमारी रक्षा करता है। हम धर्मनिरपेक्ष देश के लोग हैं। धर्मनिरपेक्षता जो है सेकुलरिज्म, उसमें खास तौर से कहा गया है कि सबको अपने अपने मंदिर, अपने आस्था को मानने का, मस्जिद जाने का, कोई प्रेयर करे तो प्रेयर करने का सबको अधिकार है
और उस अधिकार में यदि कोई दखल करता है तो सरकार उसको अपना संरक्षण देगी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमारा संविधान बनाया है, वो संविधान हर तरीके से धार्मिक आजादी की रक्षा करता है। धार्मिक आजादी को आज खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि ये कहा गया है कि जिन चिरागों से तासुब के धुएं उठते हो उन चिरागों को बुझाओ तो उजाला होगा। आप देखो जगह जगह किस तरीके की बातें करते हैं, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर, कभी कोई भाषा के नाम पर, जगह जगह ये लोग विवाद छेड़ रहे हैं और देश को कमजोर कर रहे हैं। इसलिए राहुल जी ठीक कहते हैं, संविधान की पुस्तक, संविधान के नियम हमारे साथ है, हम इसके साथ हैं और संविधान की रक्षा के लिए सारी कांग्रेस एक है और देश के लोगों को। मुझे अच्छा लगा अभी गोविंद सिंह जी कह रहे थे कि मंडल के माध्यम से हम कांग्रेस को मजबूत करेंगे, तो मैं तो समझता हूं कि जो राहुल गांधी जी ने संविधान की रक्षा के लिए जो अभियान चलाया है, इसको मंडल स्तर पर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और प्रदेश स्तर पर अपन चलाएंगे तो निश्चित रूप से संविधान के बारे में समझ देगी, लोगों में एक जागरूकता आएगी, प्रेरणा मिलेगी। इसके साथ साथ वो कहते थे बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब ये है कि सारी जातियों के लोग समता मूलक समाज के लोग हैं, इसलिए हम सब मिलकर समानता के साथ साथ हम सब समता मूलक समाज की संरचना करेंगे। इसलिए आइए हम धार्मिक स्वतंत्रता की, हमारी आजादी की, प्रजातंत्र की रक्षा के लिए एक होकर काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बाबा साहब का इस देश के लोकतंत्र के अंदर जो योगदान है वो हम भूल नहीं सकते। प्रशांत शर्मा जी एमएलए साहब आगे आ रहे हैं। आज आजादी का अमृत काल चल रहा है और देश के अंदर क्या हालात हैं ये किसी से छुपे हुए नहीं। आज हम भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से देख रहे हैं वो हमें पहले ही समझ आना चाहिए था कि वो पार्टी, वो विचारधारा, वो आरएसएस की सोच जिसने पहले दिन जब इस देश का संविधान लागू हुआ और इस देश के संविधान के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने पिछड़ों के लिए और महिलाओं के लिए समानता का अधिकार दिया, उसी दिन इन आरएसएस के लोगों ने संविधान की प्रतियां जलाने का काम किया। ये सोच उसी दिन से इन लोगों के अंदर जिंदा है। हमें इस बात को सोचना चाहिए था कि वो लोग आज सत्ता के अंदर आ गए और देश के गृह मंत्री अगर ये बात कहते हैं कि क्या अम्बेडकर 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 लगा रखा है, अम्बेडकर का नाम लेना फैशन हो गया है, अगर इतना नाम भगवान का लेता तो 7 पुश्तें तर जाती। उसी दिन हम लोगों को सोच लेना चाहिए था कि इस देश का गृह मंत्री इस बात कर रहा है तो इन लोगों की सोच क्या है, इन लोगों की विचारधारा क्या है। ये लोग लगातार संविधान का हमले कर रहे हैं, संविधान को कमजोर कर रहे हैं। कई लोग पूछते हैं कि साहब किस प्रकार से कमजोर कर रहे हैं। अभी मेरे को पत्रकार साथियों ने पूछा कि साहब संविधान को कैसे कमजोर कर रहे हैं, तो मैंने कहा देश की प्रेस की स्वतंत्रता है ना, वो विश्व की रैंकिंग उसकी घट गई है। इस प्रकार से संविधान को कमजोर कर रहे हैं। कितने पत्रकार हैं जिन्होंने सरकार के खिलाफ बोलने का काम किया, आज वो जेलों के अंदर हैं। ये इस देश के संविधान को कमजोर करने की बात। इस देश का संविधान चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, व्यापारी हो, पत्रकार हो, सब लोगों को समानता का अधिकार देता है, सब लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार देता है। तो पत्रकारिता पे जिस प्रकार का हमला हो रहा है तो और किसी से पूछने की क्या जरूरत है। आज हम राजनीतिक लोग हैं, चुनाव से 6 महीने पहले ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई की एजेंसियां सक्रिय हो जाती है और नेताओं को डराने का, धमकाने का काम करती है। ये संविधान को कमजोर करने की बात है। देश के अंदर 193 जगह ईडी ने विपक्षी नेताओं पे कार्रवाई की
और चालान कितने में पेश हुआ? मात्र 2 लोगों में। ये देश के संविधान पे हमला है, ये संविधान को कमजोर करने की बात है। आज देश के अंदर चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, कोई भी वर्ग हो, ईडब्ल्यूएस हो, क्या कोई वर्ग अपनी बात कहने की स्थिति में है? सरकारों के अंदर ऐसे ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बना दिया गया जिनको जनता जानती नहीं थी, उनको बना के और सिर्फ अपने नियम लागू करवाने के लिए कि हाजी हाजी करते रहेंगे, ऐसे लोगों को सत्ता के अंदर बैठा दिया। क्या संविधान के अंदर जिस प्रकार के प्रावधान थे कि देश के अंदर आम जनता अपने वोट से लोकतंत्र के अंदर सरकारों को चुनेगी और चुनी हुई सरकारों के लोग इस्तीफे देकर बीजेपी के अंदर शामिल हो जाए, सरकार अल्पमत में आ जाए और दोबारा चुनाव हो, ये बाबा साहब के संविधान में नहीं लिखा था। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, देश के कई जगह पे इन्होंने सरकारों को गिराने का काम किया, तो इस संविधान को कमजोर करने की तो बात है। आज क्या हालत है देश के आम आदमी की? जो लोग कहते थे कि हम किसान की आमदनी दुगना कर देंगे, आधी भी नहीं छोड़ी है। जो कहते थे हम युवाओं को 2 करोड़ का रोजगार देंगे हर वर्ष, आज 45 वर्ष के अंदर सबसे अधिक बेरोजगारी है। जो ये कहते थे हम डीजल पेट्रोल सस्ता कर देंगे, आज 100 रुपए से ऊपर डीजल पेट्रोल कर दिया है। जो कहते थे महंगाई कम करेंगे, आज महंगाई उच्चतम स्तर पे है। तो किस प्रकार की बात ये लोग आज सत्ता के अंदर बैठ के कर रहे हैं? और अगर हम लोगों ने इस बात को नहीं समझा, मैं बार बार ये कहता हूं, मुझे गर्व है कि मैं उस पार्टी का सैनिक हूं जिस पार्टी ने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। हमारे नेताओं ने देश के लिए कुर्बानी दी, देश में एक मजबूत लोकतंत्र दिया। आज हमारे पड़ोसी राज्यों देशों की हालत देख लो, चाहे नेपाल हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, सब जगह तख्ता पलट हो गए हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर लोकतंत्र जीता है, बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान जीता है, जिसकी वजह से आज हमारा देश लोकतंत्र की एक अपने आप में मिसाल है। मैं साथियों में कहना चाहूं, आज हम उस व्यक्ति को याद कर रहे हैं जिन्होंने पानी के लिए आंदोलन किया, जिन्होंने मंदिर जाने के लिए आंदोलन किया, जिन्होंने महिलाओं की बराबरी का हक देने के लिए आंदोलन किया। आज कांग्रेस के एक कार्यकर्ता का एक कर्तव्य है कि गांव के अंदर, ढाणी के अंदर जो कांग्रेस की मूल भावना है, सभी बिरादरी, सभी धर्म, सभी जातियों को साथ लेके चलने की, उसको साथ लेके चलने का हमें काम करना है। आज जो अंग्रेज जो काम करते थे, फूट डालो राज करो, आज वो नीति इन लोगों ने अपना ली है। आज भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा सरकारें रही है, राजस्थान में रही, गुजर में लड़ा दिए, हरियाणा में रही, जाट और नॉन जाट को लड़ा दिया। हमारे प्रभारी जी बैठे हैं, पंजाब में सिख और नॉन सिख को लड़ाने का काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र जाओगे तो मराठा गैर मराठा को लड़ाने की बात मिलेगी। मणिपुर चल रहा है 7.25 से, वहां भी मैतेई कुकी समाज है, उनको आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहूंगा, बाबा साहब की जयंती के अवसर पर हम प्रण लें कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता गांव गांव, ढाणी ढाणी जाएगा और कांग्रेस पार्टी की जो रीति नीतियां हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की ये बात करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की जो सोच थी उसको बढ़ाने का हमने काम किया। बाबा साहब ने कहा शिक्षा के लिए, आज शिक्षा के अंदर जितना काम हुआ, आरटीई, इंग्लिश मीडियम स्कूल, बच्चों को स्कॉलरशिप, स्कूटी, कॉलेज तक की शिक्षा फ्री, लैपटॉप, ये राजस्थान में या कांग्रेस की सरकारों ने देश के अंदर देने का काम किया। सामाजिक सुरक्षा की जो बात है, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एमबीसी हो, सभी प्रकार के आरक्षण के अंदर उन लोगों की मदद करने का काम हमारी कांग्रेस की सरकारों ने किया। इन लोगों ने किया है। एक स्कीम बता देंगे जो इन्होंने की, आज पेंशन के लिए लोगों को धक्के खाने पड़ रहे हैं, ये हालत इन लोगों ने कर रखी। इसलिए साथियों, मजबूती से जुड़ जाए, गांव गांव, ढाणी ढाणी तक अलग जगह, जिस प्रकार से हमारा संगठन आदरणीय अध्यक्ष जी ने और हमारे प्रभारी जी के मार्गदर्शन के अंदर मजबूत किया है। आज हमारे सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर इस कार्य के अंदर लगेंगे तो आने वाला समय कांग्रेस का होगा और ऐसी ताकतें आज जो सत्ता के अंदर बैठ के
संविधान को कमजोर करने का काम कर रही है, उनको घर भेजने का काम हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। जो काम किया, अगले उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूं। उससे पहले मैं उनके लिए कुछ, जो ना झुके ना डरे ईडी और सीबीआई से, जो ना झुके साजिशों के सामने, सच की मसाल को जलाए रखा अंधेरे जुल्म में, कलम कलम सबर और सवाल लिखता है। बाबा साहब को शब्दों से नहीं, अपने आचरण में आत्मसात करता है। ऐसे हम सब कि संविधान को, जिस संविधान को बरसों की मेहनत से, अथक मेहनत से बाबा साहब ने बनाया, क्योंकि वो इस ड्राफ्ट कमेटी के चेयरपर्सन थे, उस संविधान पे सवाल क्यों उठने लग गए हैं? संविधान पे सवाल इसलिए उठने लग गए हैं कि सोच के लोग जिन्होंने कभी न महात्मा गांधी जी को माना, न बाबा साहब को माना, और न कभी संविधान में विश्वास किया, वो लोग आज किन्हीं कारणों से सत्ता के अंदर आ गए। और सत्ता के अंदर इसलिए आ गए कि जिस कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजादी दिलाई, जिस कांग्रेस पार्टी के महान नेताओं ने त्याग, तपस्या और बलिदान के कारण इस देश को आजाद कराया, उनके बारे में हम लोग चर्चाएं करना कम कर दिया, बंद सा कर दिया। उनकी जीवनी, उनका कार्य क्षेत्र, उनकी सोच को हमारी नई पीढ़ी ने एक तरीके से पढ़ना, समझना बंद कर दिया। और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ताओं ने एक तरीके से ये मान लिया कि संविधान बन गया, प्रजातंत्र आ गया, लोकतंत्र आ गया और हम ही लोग सत्ता में रहेंगे। और उसकी वजह से आपने देखा होगा कि बाबा साहब के संविधान की चर्चा करना बंद कर दी, महापुरुषों की जीवनियों को पढ़ना बंद कर दिया, उस पर संगोष्ठियां करना बंद कर दिया। और जिसके कारण से ऐसे लोग सत्ता में आ गए जिन्होंने कभी भी बाबा साहब के आदर्शों को नहीं माना, उनकी जीवनी को नहीं पढ़ा और संविधान के ऊपर बार बार सवाल उठाने चालू कर दिए। आज हमने तय किया प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कि पुनः वो जो पुरानी हमारी परंपराएं हैं उसको वापस चालू करेंगे। इन महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि के दिन हम सब लोग आपस में चर्चा करके उनको पुनः अपने स्मरण में लाएंगे और उसको आत्मसात करेंगे, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। इसलिए ये दोबारा से ये कार्यक्रम हमने चालू किए हैं। आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सब लोग अच्छी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर आए, नेता आए, विधायक आए, रंधावा साहब, जूली साहब और तमाम हमारे विधायक, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी सब लोग आए। लेकिन आने के बाद में हमें क्या करना है, इस विषय के ऊपर चर्चा करने की आवश्यकता है। एक बात आई कि संविधान को कैसे तोड़ा जा रहा है, कैसे नहीं माना जा रहा है। काफी हद तक जूली साहब ने अपनी बात में उस बात को रखा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि बोलने की आजादी, बात रखने की आजादी हमें हमारे संविधान ने दी। और आज आप देख सकते हो कि देश की लोकसभा, जो हमारा लोकतंत्र का सबसे बड़ा पवित्र मंदिर है, राज्यसभा जो हमारा उच्च सदन है, और राजस्थान
विधानसभाएं, विधान परिषदें, जहां पर जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि जाकर के जनता की बात करते हैं, उनकी समस्याओं की बात करते हैं, वहां पर उनको बोलने नहीं दिया जाता है। आपने देखा किस प्रकार से राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन होने के बावजूद भी वो किसी भी विषय के ऊपर अपनी बात नहीं रख सकते। जो लोकसभा और राज्यसभा के सभापति के या लोकसभा अध्यक्ष के पद के ऊपर विराजमान होते हैं, वो जो कुर्सी भी दी गई है वो बाबा साहब के संविधान ने दी है। उसमें कानून, कायदे, व्यवस्थाएं, परंपराएं सब चीज है। लेकिन आज एक ऐसी सोच के लोग सत्ता में आ गए कि उन सारी की सारी मर्यादाएं भूल गए, संविधान को भूल गए, परंपराओं को भूल गए, नियमों को भूल गए और एक हिटलरशाही, तानाशाही की सोच के साथ में जो नाथूराम गोडसे की विचारधारा थी, उस सोच से प्रभावित होने वाले आरएसएस के लोग वहां पर बैठ करके संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम करते हैं। और अगर इसके बावजूद भी हमारा खून नहीं खोलता है, अगर हम लोग जो कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता अपने आप को कहलाते हैं, दम्भ भरते हैं कि हम कांग्रेस के लोग हैं, तो अब समय आ गया है उन सब लोगों को उठ खड़े होना पड़ेगा, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा और इस फासिस्टवादी ताकतों का विरोध करके संविधान और लोकतंत्र को बचाना। पूछते हैं कि हम कैसे संविधान को नहीं मानते हैं, ये हमारे ऊपर गर्व का आरोप लगाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर कानून बना हुआ है, भारत का कानून है, पंचायती राज कानून, 5 साल में अनिवार्य रूप से चुनाव होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? आज तक हुए कि नहीं हुए? जब से अमेंडमेंट हुआ उसके बाद में कभी भी केवल कोरोना में सुप्रीम कोर्ट की अनुमति से आगे पीछे हुए, बाकी हमेशा हुए। और आज ये लोग क्या कर रहे हैं? एक प्रदेश एक चुनाव, 1 स्टेट 1 इलेक्शन हम लाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि क्या है, क्या आपका ड्राफ्ट है, क्या कानून है, क्या आपने कोई मीटिंग की, कोई कमेटी बनाई, कोई कानून पारित किया, कोई विधानसभा में चर्चा कराई, लोकसभा में चर्चा कराई, क्या कानून में अमेंडमेंट किया? मर्जी आ गई, 5 साल जिनको हो गए प्रशासक लगा दो और आगे जो दूसरे फेज के अंदर 12 महीने बाद में चुनाव होने वाले हैं, तब तक चुनाव मत कराओ और दोनों को मिलाकर के एक साथ करा दो। क्या यही 1 स्टेट 1 इलेक्शन का कानून है? क्या हमारा संविधान इसकी इजाजत देता है? क्या नगर निकाय के चुनाव नहीं हुए जिनके 6 महीने से 12 महीने हो जाएंगे? क्या संविधान हमारा इसकी इजाजत देता है? क्या कानून इसकी इजाजत देता है? तो फिर क्या हो रहा है? ये कानून, ये संविधान को नहीं तोड़ रहे हैं क्या? ये संविधान का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं क्या? और फिर भी कोई बोलता नहीं है। मेरे समझ में नहीं आ रहा करना क्या चाहते हो। कुछ लोग इसलिए राजी हो गए कि हमारा 6 महीने 12 महीने का कार्यकाल बढ़ गया। अरे भाई, आपका 6 महीने 12 महीने कार्यकाल बढ़ने में राजी मत हो, इतनी हिम्मत पैदा करो, अच्छे काम करो कि दोबारा 5 साल के लिए जोड़ करके आ पाओ। ये संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि 6 महीने बाद में आप 12 महीने बाद में मर्जी है जब चुनाव कराओगे। फिर ये विधानसभा का क्यों नहीं कराएंगे साहब? 7 साल 2 साल बढ़ा देंगे, 3 साल बढ़ा देंगे, राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, क्यों नहीं लगा देंगे? ये जो चल रहा है ये बहुत खतरनाक है। ये लोकतंत्र को कमजोर करने की बातें हैं। आज समानता का अधिकार संविधान में है। ये समानता का अधिकार है कि एक अपोजिशन पार्टी का लीडर अगर किसी मंदिर में जाए
और इसलिए मंदिर को धोए जाए कि वो दलित है? क्या ये संविधान इजाजत देता है इनको? तो जब नहीं देता तो दही क्यों जमा हुआ है हमारे मुख्यमंत्री के मुंह के अंदर? दही क्यों जमा हुआ है? 3 दिन का नोटिस दिया, कारण बताओ क्या हुआ? 13 दिन बीत गए, कोई नोटिस का पता नहीं, क्या जवाब दिया? अगला कह रहा है मैंने कोई गलती नहीं की, मैं माफी नहीं मांगूंगा। और भारतीय जनता पार्टी नोटबंदी कर रही है कि हमने नोटिस दे दिया। कौन पूछता है तुम्हारे नोटिस को? तुम्हारी जो सोच है, ये जो घटिया मानसिकता है तुम्हारी, और जो आरएसएस की पाठशाला में जो पढ़ करके आए हो कि समानता का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, केवल हिंदू मुस्लिम खेलो, अपनी राजनीतिक रोटियां सेको, क्या यही इस संविधान के अंदर है? क्या इस संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द नहीं है? तो जब हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो ये किस प्रकार से, किस तरह के एजेंडे की बातें करते हैं? देश की लोकसभा में 11 साल हो गए, एक ही बात आती है कि ऐसा कानून लाओ, ऐसी चर्चा कराओ, ऐसे भाषण दो जिससे केवल हिंदू मुस्लिम होता रहे और हमारी राजनीतिक रोटियां सीखती रहे। क्या हमारे सब लोगों का धर्म नहीं बनता है? हमारा फर्ज नहीं बनता है? जिस हमारे पूर्वजों ने, महापुरुषों ने इस देश की आजादी के लिए और संविधान को बनाने के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दी, क्या वो ऊपर बैठ करके ये सोच रहे हैं कि हमने इसीलिए बनाया था? क्या इसीलिए देश को आजाद कराया था? इसीलिए हमने जान दी थी देश के लिए? हमें सोचना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा, हमें जनता के बीच में जाना पड़ेगा। केवल मात्र गाड़ी के ऊपर नेम प्लेट लगा करके और किसी मीटिंग में आधे घंटे आकर के अपने आप को अगर हम नेता कहते हैं तो ये ठीक नहीं है। अगर हम इस संविधान और इस लोकतंत्र की अगर हमको रक्षा करनी है तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उठ खड़े होना पड़ेगा, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, इनकी गंदी मानसिकता को लोगों के बीच में उजागर करना पड़ेगा। संविधान की चर्चा गली गली में, गांव गांव में, ढाणी ढाणी में होनी चाहिए। हमारी कांग्रेस पार्टी ने जो अभियान दिया है, मैं प्रभारी जी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस के पदाधिकारी, नेता, कार्यकर्ता लग करके इस राजस्थान के अंदर 3 महीने के अंदर गांव, ढाणी, वार्ड, मोहल्ला, गांव, वार्ड, शहर, नगर पालिका, पंचायत, सब जगह इस संविधान को बचाने के लिए, उस लोकतंत्र को बचाने के लिए अपने आप को झोंकने का काम करेंगे। ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। जो हमारे कदमों को मिलाकर के साथ से साथ चलेगा इस संविधान के बचाने के इस अभियान में, वही हमारा नेता होगा, वही हमारा आने वाला कांग्रेस का कल का नेता होगा। केवल बातों से बातें नहीं चलती हैं। अगर हमने थोड़ा बहुत भी समय रहते नहीं समझा, समय रहते अगर इनका विरोध नहीं किया, गलत नीतियों का इनका, तो आने वाला इतिहास हमें माफ नहीं करेगा, आने वाला कल हमारा अच्छा नहीं होगा। आज क्या चल रहा है साहब राजस्थान के अंदर? 1.5 साल में पता लगा कोई कुछ हो रहा है क्या? मैं तो आज इस मौके में कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को कि आपने पर्ची से एक मुख्यमंत्री जी बना दिए। वो मुख्यमंत्री जी तो केवल और केवल देव दर्शन के लिए रख दो और दूसरा मुख्यमंत्री काम के लिए चुन दो, क्योंकि आपको जनता ने मैंडेट दिया काम करने के लिए। इस मुख्यमंत्री से काम नहीं हो सकता। जो भारतीय जनता पार्टी के हारे हुए लोग हैं, उनकी कमेटी बना करके मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठ करके वो कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। परिसीमन के नाम से केवल जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार के ऊपर वार्ड और पंचायतों का गठन करते हैं। अगर इसका विरोध हमने समय रहते नहीं किया तो हम अपने आप को भी माफ नहीं कर पाएंगे और आने वाली पीढ़ी भी हमको माफ नहीं करेगी।
ये करने की आवश्यकता है। एक मुंह से शब्द बोला मुख्यमंत्री ने कभी कि टीकाराम जूली जी के लिए जिस मानसिकता से ज्ञानदेव आहूजा ने जो गलत कार्य किया है, संवैधानिक कार्य किया, उसके लिए मैं उसकी निंदा करता हूं। हमारी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न से सम्मानित भारत रत्न और जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, उसके लिए अपमानजनक टिप्पणी की, इनके मुंह में दही जम गया। बात करने के बावजूद, समझौता करने के बावजूद ये जूली साहब और रफीक जी बैठे, मुख्यमंत्री ने कहा उस मंत्री की तरफ से मैं माफी मांगूंगा। आज तक एक वर्ड नहीं बोला, खेद भी प्रकट नहीं किया। ये लोग सच्चे नहीं हैं, इसलिए हमको समझना पड़ेगा। आज कोई पानी की व्यवस्था की बात करता है, एक पूर्व मुख्यमंत्री अगर ये कह दे कि लानत हो हमारी सरकार के ऊपर कि पानी का पैसा खा गए, पानी लोगों को नहीं मिल रहा है, प्यासे मर रहे, और उसके बावजूद एक एक्शन को सस्पेंड एपीओ करके या सस्पेंड करके इतिश्री कर ले, तो ऐसी निकम्मी सरकार, धिक्कार है उस सरकार। ये बात गांव में जाकर कहनी पड़ेगी, जनता के साथ में अपने को कंधे से कंधा मिला करके उनकी आवाज बनना पड़ेगा। अगर हम कांग्रेस के लोग उसकी आवाज नहीं बढ़ेंगे तो फिर कौन बनेगा? किस मुंह से हम संविधान की रक्षा की बात करते हैं, किस मुंह से हम महात्मा गांधी के आदर्शों की बात करते हैं? अगर हम महात्मा गांधी जी और बाबा साहब के संविधान की बात अगर हम करेंगे तो कांग्रेस पार्टी का हर वो कार्यकर्ता लोगों में जाकर के इनकी गलत नीतियों का विरोध करेगा और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए अपने आप को झोंक देगा। ये अगर काम हमने कर लिया तो इनके चाहते के भाई साहब पैर दिखेंगे, पैर का बता देता। ये सरकार टिकने वाली नहीं है। सही कहा जूली साहब ने, सरकारें तोड़ देते हैं, कोई बोलते नहीं। किस बात का डर आपको? जेल जाने का? अरे फांसी में भगत सिंह जैसे दीवाने तो जेल छोड़ो, आप फांसी में चढ़ गए इस देश के लिए, और आप और हम हमारे आने वाले कल के लिए, इस देश के लिए, संविधान के लिए अगर थोड़ी भी मेहनत और थोड़ा भी साहस नहीं रख सकते तो हमें अपने आप को कांग्रेसी कहलाने का अधिकार नहीं है। इसलिए भाइयों, मैं तो आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, अगर किसी को नाजायज राजस्थान में जेल भेजने का काम करेंगे तो गोविंद डोटासरा और टीकाराम जूली सबसे आगे आपके लिए खड़े हो जाएंगे। हमें कल परसों कहा कि हम आपके घर आकर के आपके बयान लेना चाहते हैं। मुकदमे में, कोटा में हमने धरना प्रदर्शन किया था। मैंने कहा नहीं, तुम्हें जरूरत है तो हम तुम्हारे घर पे आते हैं, तुम्हारे ऑफिस में आते हैं, तुम गिरफ्तार करो, दिखाओ तुम गिरफ्तार कैसे करते हो। तो ये बात अगर हम नहीं करेंगे, अगर हम ही उनको घर बुला करके चाय पिला देते, कॉफी पिला देते, तो कार्यकर्ताओं में क्या संदेश जाता। और मैंने तो वहां भी मीडिया में कहा था, आज भी कर रहा हूं, कि जिस किसी का भी आपराधिक प्रकरण हो, जिस किसी में भी कोई भी गलत काम में लिप्त हो, वो चाहे हमारी पार्टी का हो चाहे किसी पार्टी का हो, उसके खिलाफ आप काम कीजिए। लेकिन राजनीतिक दुर्भावनाओं से अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ इस या केंद्र की सरकार ने आंख भी उठा ली तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। लेना पड़ेगा, कौन लेना पड़ेगा, ऐसे बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। हमने इनको काम दिया है प्रभारी जी कि मंडल की बैठक कीजिए, ब्लॉक की बैठक कीजिए, और जो 3 महीने लगातार बैठक में जो पदाधिकारी नहीं आए उसको आराम करने की आवश्यकता है, उसकी जगह दूसरे पदाधिकारी आ जाए। और हम करके दिखाएंगे, क्योंकि आपका आशीर्वाद, आला कमान का आप पे आशीर्वाद है कि जो लोग काम करना चाहते हैं उनको आगे लाइए। मैं अभी देख रहा था इनके व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज आया कि मुझे अभी काम नहीं दिया। चिंता मत करो, बिना व्हाट्सएप कॉल कर करके बुला लूंगा, काम भी देंगे। और मई जून की गर्मी में गांव में लोगों के बीच में जाकर के
अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता ये पूछेगा कि देखो आपके पानी आ रहा है कि नहीं, आपके तकलीफ है, आपके बीमार हो, आपका इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा, मैं लिख के दे रहा हूं, पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव, आने वाला कोई भी चुनाव केवल और केवल कांग्रेस जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव। ये चीजें करनी पड़ेगी। केवल रस्म अदायगी वाला काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और हो गया रस्म अदायगी, और इस रस्म अदायगी ने हमें 50 तक पहुंचा दिया देश में, अभी 100 के लगभग हैं हम। हमें अगर देश के हमारे नेता राहुल गांधी जी जो सच्चा लीडर ईमानदार है, उसको देश का प्रधानमंत्री बनाना है, तो सबको निडरता के साथ में लोगों के साथ कंधे से कंधे मिला करके काम करना पड़ेगा। मैं मेरे तमाम नेताओं से आग्रह करना चाहता हूं, जब भी कांग्रेस पार्टी का कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी गोल हो, आप लोग ईमानदारी के साथ में उस मिशन के अंदर जुड़ जाइए, आपको भी फल मिलेगा, कांग्रेस भी वापस आएगी, और ये संविधान भी बचेगा, ये लोकतंत्र भी बचेगा, और इन बेईमानों की छुट्टी भी होगी। कल मैंने सुना पंजाब के अंदर जो हमारे वहां पर नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान से 50 ग्रेनेड आए और 32 पता नहीं कहां 18 जो छोड़ दिए बताए, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर रहे हैं कि वो बताओ 32 कहां है। शर्म से डूब के मर जाना चाहिए ऐसी सरकारों को। मैं कहना चाहता हूं रंधावा साहब, मैं कल आपके विचार सुन रहा था, आप जो ही पंजाब जाएंगे, सारे कांग्रेस के नेता उस भाषा में बात करें कि आप में हिम्मत है तो हम सबको गिरफ्तार करो। अगर ऐसा हम सब लोग करेंगे, राजस्थान में भी करेंगे, तो इनकी बोलती बंद हो जाएगी, ये मैं कहना चाहता हूं। इसलिए आज के दिन पर हम लोगों को, कांग्रेस के तमाम लोगों को इस संकल्प लेना है कि हम इस बाबा साहब ने जो अथक मेहनत से जो संविधान का निर्माण किया, और संविधान में जो अधिकार दिए, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, सामाजिक रूप से जो लोग पिछड़े हैं उनको ऊपर कैसे लाएं, इस दिशा में जो कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही। इसलिए हम सबको जहां भी आवश्यकता हो, जहां भी लगे कि ये शोषण कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, संविधान को तोड़ने का काम कर रहे हैं, वहां पर वही खड़े होकर के विरोध प्रदर्शन करें। अगर हम लोग खड़े होंगे एक साथ तो पता ही नहीं चलेगा। इनके तो पावर सीज हो गए, मुख्यमंत्री के तो दिल्ली वालों ने कर लिए, और मंत्रियों के पावर सीज हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय ने कर लिए। जो मंत्रियों को बैठक लेनी है वो तो महामहिम राज्यपाल महोदय ले रहे, और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि राज्यपाल हो चाहे राष्ट्रपति हो, कि कानून के मुताबिक, संविधान के मुताबिक व्यवस्था है कि वो संवैधानिक पोस्ट होती है। अब आप बताओ, तो मंत्रियों का काम तो राज्यपाल कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री बैठे बैठे समीक्षा बैठक कर रहे हैं। भाई किस बात की समीक्षा कर रहे हो? एक बार इस बात की भी समीक्षा दिल्ली को कर लेनी चाहिए कि हमारी पर्ची सही थी या हमसे गलती हो गई, इस प्रदेश का तो भला हो जाए। आप सब लोग आए, बाबा साहब को हम पुनः नमन करते हैं। जय भीम का जो हमें कार्यक्रम दिया है, उसको आप सब लोगों को साथ देते हुए हम गांव, ढाणी, गली, मोहल्ला, वार्ड, शहर सब में ले जाकर के लोगों को इनकी ओछी मानसिकता, संविधान विरोधी मानसिकता, वोट डालो राज करो की मानसिकता के बारे में बताएं, और कांग्रेस क्या है, कांग्रेस के नेताओं ने क्या क्या इस देश के लिए किया है, इस बात का
हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताने की आवश्यकता है, वो काम आप और हम सब लोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग सार्थक किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं बाबा जी भीमराव अम्बेडकर जी की जो उन्होंने हिंदुस्तान की आजादी के लिए काम किया और जो संविधान के लिए उन्हें मार्गदर्शक बनकर हमारा संविधान बनाया, तो जैसे बीजेपी वाले आप उस संविधान की धज्जियों का उड़ा रहे हैं, उसको बचाने के लिए, उनको याद करने के लिए हम आज इकट्ठे हुए। अध्यक्ष जी और धूली जी ने बहुत विस्तार से बता दिया। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि जब तक कांग्रेस का एक एक वर्कर के आखिरी खून का कतरा उसमें, आखिरी खून का कतरा उसमें है, संविधान को कोई नहीं बदल सकता। मैं बीजेपी वाले जब संविधान की बात करते हैं तो मेरे को लगता है कि जब मजाक करते हैं। एक भी पूरी पार्लियामेंट में बीजेपी का लीडर कोई केंद्र उठकर कह सकता है कि मेरे बाप दादा ने देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी, एक भी। कांग्रेस के सब उठकर कह सकते हैं कि मेरा दादा था, मेरा नाना था, मेरा नाना था, जिसने देश की आजादी के लिए आपने अपना खून दिया। तो बीजेपी वाले क्या कहेंगे कि सरदार पटेल ने सबसे पहले अगर आरएसएस के ऊपर बैन लगा तो सरदार पटेल ने लगाया। देशभक्ति किसमें है? देशभक्ति आप लोगों में है। यार हम भगवान राम के मंदिर में अगर जूली जी जाएंगे, हम कहते हैं गंगा जल से धो देंगे, तो भीलनी के पेड़ राम जी ने खाए थे, उसको कैसे ठीक करोगे? उसके मोदी जी, आप हिस्ट्री को याद रखो। जब भगत नामदेव का महाराष्ट्र में वो मंदिर में गए तो उनको कहा क्या कि आपके पांव मंदिर की तरफ हैं, तो उन्होंने कहा जिस तरफ भगवान ने है मेरे पांव उस तरफ। गुरु नानक जी गए मक्का में, उन्होंने कहा कि आपके पांव मक्का की तरफ है, अल्लाह की तरफ है। उन्होंने कहा जहां अल्लाह नहीं है मेरे को वहां भी। बीजेपी वाले धर्म की राजनीति तो कर सकते हैं पर धर्म को बांट नहीं सकते। बड़ा दुख कि देश आजाद हुआ तो उसमें मुसलमान भी कोई काम नहीं किया, तो उसमें ऐसे भी कोई काम नहीं किया, जनरल कास्ट वाले भी काम नहीं थे। उस टाइम तो उनका काम था कि हमने देश को आजाद करवा। अब जब हम बात करते हैं 23 करोड़ मुसलमान इंडिया में हैं, जब उनका तो देश अलग बन जाता, पर उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान में जहां हमारी जन्मभूमि हम वहां रहेंगे। कैसी बातें करेंगे बीजेपी? इस देश को खत्म करें। अध्यक्ष जी, मेरे को एक बात कि राजस्थान में कांग्रेस मजबूत है और मजबूत रहे। आप मेरे को बैठे कह रहे थे कि इतने कभी कांग्रेस इकट्ठे नहीं होते, जब दूसरी बैठक जाएगी इससे 3 गुना और बढ़ जाएगा। जब वर्कर को क्या चाहिए? उसको इज्जत मान चाहिए। अगर उसका वर्कर कभी कुछ नहीं चाहता, वो चाहता है कि मेरा लीडर मेरे को अच्छी तरह से मिल ले,
तो लीडर भी उतनी देर है जब तक आप उसके साथ हो। जब आप लोग साथ छोड़ दोगे तो लीडर खत्म हो जाए। ये कांग्रेस ही कहती है कि हम हैं तो कांग्रेस है। मैं पंजाब में भी यही कहता हूं कि कांग्रेस है तो सुखविंदर सिंह रंधावा है, अगर कांग्रेस नहीं है तो कोई भी नहीं। ये हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए कि संविधान जिन्होंने बनाया उनकी रक्षा करनी वो आप लोगों का काम है, हमारा काम। ये संविधान हमारे खून से बना, जब बीजेपी का नहीं है, जब पूरे देश का संविधान है जिसकी आप रक्षा करेंगे। मेरे को एक समझ नहीं आती कि जब इन्होंने वक्फ बोर्ड का बिल लेकर आए, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि यार जब गुरु नानक देव जी सुल्तानपुर लोधी में जब प्रकट हुए, पहला उनका जब नदी में नहाने के लिए गए, 3 दिन के बाद वो बाहर आए तो उन्होंने एक कहा था, ना को हिंदू ना मुसलमान, कि ना हिंदू है कोई और ना मुसलमान है, सब भगवान के परमात्मा के। तो जब आदमी पैदा होता तो उसको ये पता होता है कि किस तरह से बाद में उसमें फर्क किया जाता है। तो ये बीजेपी वाले उस काम में ठीक है, लोगों को गुमराह कर दिया। अब एक और लड़ाई लड़नी पड़ेगी हमें। पहले देश को आजाद करवाया था, अब जो धर्म को बांटने के लिए पुर हैं उनसे आजाद करवाना पड़ेगा। मेरे को तो पता कि ऐसी कौन है और मेरे को, मेरे ख्याल में मैंने अपने गांव में जब छोटा था तो जो हमारे ट्रैक्टर का ड्राइवर था, मैं उसके कंधे पर बैठकर खेलता रहा हूं और उसकी रोटी से रोटी लेकर खाता था। तो मैं उसको कैसे पहुंचाऊंगा मिंदर सिंह को, उनके परिवार को? समझ नहीं आई कि कहां से बीजेपी वाले देश को खत्म करने के लिए पूरे कहते हैं एक वन नेशन वन इलेक्शन। पहले ये तो बोल दो कि हम सेकुलर स्टेट है, हमारा कोई धर्म नहीं है, हमारा धर्म है हिंदुस्तान, हमारा जो उसको मजबूत करना। गुरु नानक साहब ने तो 500 साढ़े 500 साल पहले ही जब बाबर को कहा था, अब मेरे को पूरा याद नहीं है, उस टाइम हिंदुस्तान कहा था कि आप हिंदुस्तान को बाबर आप खत्म नहीं कर सकते। बीजेपी वाले आज बात कर रहे हैं। मोदी साहब, आप 2019 में करतारपुर कॉरिडोर का नींव पत्थर रखकर आए थे, फाउंडेशन स्टोन जो पाकिस्तान के रास्ता खुला है। लगभग 550 साल पहले बाबे नानक ने वहां संगत और पंगत का वो लगाई थी कि एक पंगत में बैठकर सभी खाना खाएंगे, कोई ऊंच नीच नहीं है, आप तो ना कोई नीच है ना कोई ऊंची जाति का, सब बराबर है। तो वहां जाकर भी इनको पता नहीं चला कि हमारे गुरु पीरों का क्या संदेश है। मैं अध्यक्ष जी, देखिए आप पूरी जात सभी, पता नहीं मेरे को एक समझ नहीं आई कि अलवर में ऐसी कौन सी बात है, अभी मंदिर को थोड़े तक को चल पड़ते हैं। तो पिछली पार्लियामेंट की इलेक्शन में एक उठकर पता नहीं कौन था वो बालकनाथ की मीटिंग में कह रहा था कि मुसलमान और सिख जो हैं वो देश के लिए नसूर बन गए। उन्होंने कहा, मैं उनको बताना चाहता हूं कि बालकनाथ जी, जो आपका वर्कर था
या आपकी पार्टी बीजेपी वाले ये सुन ले, 122 आदमियों को पूरे हिंदुस्तान में फांसी हुई थी, उसमें से 90 जो थे वो पंजाब के थे और सिख। हम रसूल नहीं है, हम देश को अपने खून से सींचा है। ये बैठे जूली टेम अपने रफीक की अमेठी 71 की बार में अगर पंजाब बचा था तो मेजर हमीद ने पूरे पंजाब को बचाया था पाकिस्तान से। कैसी बात कर, अब हमें एक और क्रांति लानी पड़ेगी। पार्लियामेंट को क्यों चेंज किया? इतना बढ़िया पार्लियामेंट था, उनके वहां मूर्ति थी बाबा साहब की, महात्मा गांधी की, जवाहरलाल नेहरू की, सरदार भगत सिंह की, राजगुरु सुखदेव की, लाला लाजपत राय की, सब खत्म करके इन्होंने इस तकदीर के हिंदुस्तान का सिद्धांत बदल दिया। कि हम अपने बच्चों को इसी दुख में इन्होंने निकाल दिया, हम अपने बच्चों को समझाएं कि कांग्रेस ने क्या किया है। मेरे फादर एक बार बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर हुए, ज्ञानी दयाल सिंह और इंदिरा जी ने 71 में इनकी पेंशन लगा दी थी देशभक्तों की, तो उनके पास गए, उन्होंने कहा कि आपकी पेंशन लगानी है। मैंने कहा बिल्कुल मैं पेंशन नहीं दूंगा, मेरे को उसका ये नहीं पता था कि मेरा देश आजाद होगा। मैंने इसकी आजादी के लिए काम किया कि मेरे लोग जो हैं वो आजादी के आनंद मान सकें, तो मैं आजादी का खजाना नहीं लूंगा कि आजादी के लिए मेरे को पेंशन लग गया। मैंने देश के लिए काम किया है, मैंने पेंशन के लिए देश को आजाद नहीं किया। ये जज्बा मैं बातें इसलिए कह रहा हूं कांग्रेसियों, आप पंजाब और राजस्थान में बहुत फर्क है। बहुत लोगों ने राजस्थान से देश के लिए कुर्बानियां दी, तो आज भी मैं जब मिलता हूं, मेरे को जो कांग्रेस की बात करता है वो अच्छा लगता है, जो पैसे की बात करता है वो अच्छा लगता है। विजयलाल जी बता रहे थे कि मेरे पिताजी इतनी देर से कांग्रेस में थे और उनकी बातें जो मैंने सुनी, एक कांग्रेस के लिए सच बोलना बहुत जरूरी है। जो कांग्रेस या वो झूठ नहीं बोल सकता, वो सच ही बोल सकता। ये झूठ बोलते हैं बीजेपी वाले। हमें देश को, राहुल गांधी जी आपने कहा कि हमारे नेता हैं, बिल्कुल वो लीडर हैं, पर राहुल गांधी बीजेपी जैसा पॉलिटिशियन नहीं। पॉलिटिशियन और लीडर में बहुत फर्क होता है। पॉलिटिशियन से किसी के साथ झूठ बोल सकता है, किसी को गलत बात कर सकता है, लीडर कभी गलत बात नहीं कहता, वो कहता है अपने देश के लिए काम करता। हमें राहुल गांधी की जो बात है उसको समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमें अपने देश को बचाना, अपने संविधान को बचाना। के लोग कह देते हैं कि वो संविधान की काफी उठाकर घूमते हैं, बिल्कुल ठीक है, उनको संविधान का उनको दिखाई दे रहा है कि संविधान खतरे में आए, इनको बचाना कैसे। अगर संविधान खतरे में आ गया तो पूरा हिंदुस्तान खतरे में आ गया। हमने देश को इकट्ठा रखा। जोली जी और आप दोनों कांग्रेस के वर्कर को जितना सम्मान दोगे उतनी कांग्रेस राजस्थान में और एक मैं और बात कहना चाहता हूं कि मेरे भाई, मेरे को व्हाट्सएप डालना बंद करो कि मेरे को जनरल सेक्रेटरी बना दो, मेरे को वो बना दो। मैं तो उसको बनाऊंगा जो काम कांग्रेस के लिए करेगा।
अब तो वो काम रेवड़ी बांध बनाना खत्म। अब तो वही आएगा जो कांग्रेस के लिए काम करे। हमारे पास पता नहीं 300 में 400 है तो बैठ कर सीधे एनालिसिस करो कि उनमें से कितने लाइबिलिटी है, कितने कैसे है, जितनी लाइबिलिटी उनको दिखाओ। हमारे पास 5 रह गए, हमें 500 की जरूरत नहीं है। हम 5 रह जाएंगे तो कांग्रेस को आगे लेकर चलेंगे। जब महात्मा गांधी आजादी के लिए तुरे तो कितने थे, बाद में कांग्रेस हो गई। हम फिर महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू वाली कांग्रेस को आगे लेकर जाएंगे। महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी ने कहा था कि जब राजाओं महाराजाओं के प्रिवी पर्सेस बंद किए, पूरा हिंदुस्तान इंदिरा गांधी के साथ खड़ा हो गया। जब बैंक नेशनलाइज किए, सभी ने वोट दिया, हर कंट्री ने वोट दिया, और हिंदुस्तान का जो गरीब था वो इंदिरा गांधी के साथ खड़ा। अब अडानी को तो लोन मिल जाता है, गरीब को मिलने के लिए बहुत विपद देखने पड़ते। वो कांग्रेस ही खत्म करेगी, अडानी में गरीब को लोन मिलेगी। तो आज बाबा साहब को याद करने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं और एक अपने उनका मैसेज लेकर जाना चाहिए कि हमने संविधान को बचाना। संविधान तभी बचेगा अगर कांग्रेस मजबूत होगी, संविधान तभी बचेगा अगर आने वाले दिनों में पार्लियामेंट में कांग्रेस मेजॉरिटी में होगी और संविधान को हम आगे लेकर जाएंगे। हम संविधान को ऐसे जैसे वो कर रहे हैं वो नहीं होने देंगे। जो बिल जो किसानों के अगेंस्ट, जो मुस्लिमों के अगेंस्ट हक, वो चीज लेकर आ रहे हैं जिससे देश का बंटवारा हुआ, बंटवारा नहीं होने देंगे। हम देश को एक मुठ रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हेलो 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 हाँ भाई ठीक हो लो आगे से आज हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के लिए इकट्ठे हुए हैं और हमारे पूरे पंजाब के जो नेतागण हैं वो आए हैं और उनको पुष्पांजलि दी है। और जो संविधान की बात की गई कि संविधान खतरे में है, ये कांग्रेस ने संविधान बनाया है। उस टाइम जब कॉन्स्टिट्यूशन की कमेटी बनी, संविधान परिषद बनी, तो उनके पहले मेंबर बने बाबा साहब, उसके बाद वो चेयरमैन बने और जो संविधान बना उसी संविधान के ऊपर पूरे हिंदुस्तान की नींव रखी और आज तक वही संविधान चलता रहा है। और एक बार भी ऐसी कोई बात नहीं हुई कि कोई धर्म, जाति के लोगों की बात की जाए। ये पहली दफ़ा हुआ कि मुस्लिम के लिए इतनी ईर्खा रखनी और किसी धर्म को कहना कि ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हमारे नेता हैं एलओपी, जब ये मंदिर में गए तो मंदिर में गंगा जल का छिड़काव करना जो बहुत मनभागा है। देखिए, ये देश सेकुलर है, इसका नींव जो रखी थी वो धर्मनिरपेक्ष हमारा देश होगा। कोई जाति, कोई धर्म इसमें नहीं आएंगे आगे। हम एकजुट होकर देश की आज़ादी के लिए काम करेंगे।
देश को आगे लेकर जाने के लिए काम करेंगे। देश की सिक्योरिटी, इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए हम इकट्ठे काम करेंगे। आज मैं कहता हूँ कि जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई, जो देशभक्त थे, अगर वो जिंदा होते तो वो बहुत सोचते कि हमारे साथ क्या हुआ। हम आरएसएस के कहने पर देश को नहीं चलने देंगे। गुजरात से महात्मा गांधी और सरदार पटेल, उनको लौह पुरुष भी कहा गया था, कि सरदार पटेल ने सबसे पहले अगर बैन लगाया कोई किसी पॉलिटिकल संस्था पर तो वो आरएसएस थी। देश की जो पार्लियामेंट है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, देश का मान है कि हमने अंग्रेजों को वहाँ से निकाल कर अपनी पार्लियामेंट बनाई। अपने मेंबर पार्लियामेंट वहाँ बैठकर जिन्होंने देश का संविधान लिखा, उसको चेंज करके दूसरी साइड पर लेकर गए। वो इसलिए लेकर गए कि वहाँ बाबा भीमराव जी की, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनकी सभी के स्टैचू वहाँ लगे थे। कि देश को ये नहीं पता चलना चाहिए कि देश को आज़ाद किसने करवाया। बीजेपी वालों को मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे देश को बांटने की बात मत करो। देश एकजुट है। हमने हमेशा ही देश को एक साथ लेकर चले हैं और ऐसा ही चलते रहेंगे। और कांग्रेस ऐसे ही हमेशा करती रहेगी। देश को आज़ाद करवाने के लिए, देश का संविधान बनाने के लिए कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा काम किया। जयपुर में पोस्टर लगे हैं कांग्रेस नेताओं के वक्त के मामले को लेकर के, उनको गलत ऐसे इस्तेमाल किए गए। मैं एक बात, कोई नहीं ले रहा। मेरी बात सुनिए। जब गुरु नानक साहब सुल्तानपुर लोधी से उन्होंने उनका वहाँ आगमन हुआ था कि वो हमारे गुरु बने, उस दिन प्रकट हुए थे। पहले वो नदी में गए, 3 दिन के बाद उस नदी से बाहर आए, जिसको बेही भी कहते हैं। वहाँ से निकलकर उन्होंने एक ही बात कही, ऐसे उनको एक उंगल उठाकर, ना को हिंदू ना मुसलमान, कि ना हिंदू है ना मुसलमान है। जी 550 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ। 550 साल पहले गुरु नानक साहब ने कहा था कि कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, सभी भगवान के एक करतार के लोग हैं। तो मैं एक और मोदी साहब को बात पूछना चाहता हूँ कि 71 की वार में अमृतसर में ओपी थे, जो ऑपरेशन चलाते हैं, पाकिस्तान की लड़ाई जब 71 की वार हुई, तो अगर किसी ने बचाया हिंदुस्तान को और पंजाब को बचाया तो मेजर हमीद थे, जिन्होंने मुसलमान ने, एक ने गुरु नानक साहब हमारा स्वर्ण मंदिर और पंजाब को बचाने वाला वो मुसलमान था। मेरे को समझ नहीं आ रही कि ऐसे पोस्टर लगाने। जब आप मेरे को बताओ 23,000 मुसलमान हैं इंडिया में, इनका एक देश बन गया पाकिस्तान, पर इन लोगों ने कहा कि हमारे जहाँ पूर्वज थे हम उसी देश में रहेंगे। हमारा देश हिंदुस्तान है, हमारा देश पाकिस्तान नहीं, हम वो कभी बंटवारा नहीं होने देंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई हैं, हम इनको साथ लेकर चलेंगे। वो जो नारा था उसका शास्त्री जी का, जय जवान जय किसान, पूरे वो जब लड़ाई लगती है किसी भी कंट्री के साथ, तो उस टाइम ये नहीं देखा जाता कि ये मुसलमान का खून है जो देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने काम किया, ये हिंदू का, ये सिख का। वहाँ जो खून था वो हिंदुस्तानी का था। तो मोदी साहब या बीजेपी वालों, ऐसी बात करने से भगवान को भी दुख लगेगा। आप जब जूली साहब खड़े हैं, ये मंदिर में गए, मंदिर में गंगा जल से साफ कर दिया गया। मैं उनसे, बीजेपी के प्रेसिडेंट से, नड्डा साहब से पूछता हूँ कि जब भीलनी ने भगवान राम को अपने जूठे बेर खिलाए थे, उसका क्या कहोगे? उसके बारे में बात करो।
ये वो हैं जो राम भक्त हैं, जो राम को अपने सीने में रखते हैं, अपने दिल में रखते हैं हम सभी। और मैं एक बात और बीजेपी को बताना चाहता हूँ कि गुरु ग्रंथ साहब में 1600 बार और 2600 बार राम 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 लिखा है, तो वाहिगुरु सिर्फ 16 बार लिखा है। तो यार क्यों देश को बांट रहे हो? क्यों कह रहे हो कि सिख कौन है, मुसलमान कौन है? ये हम सब भाई हैं और एकजुट होकर काम करेंगे। एफआईआर कराएगी कांग्रेस इस मामले में? ये अभी देखते, आपने बताया जाकर देखेंगे। ये एफआईआर कौन देखेगा? जो पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहे हैं वक्फ उनकी लेकर आ रहे हैं। मैं एक बीजेपी से एक बात पूछना चाहता हूँ इस गवर्नमेंट से कि पाकिस्तान में अकाफ बोर्ड है, जहाँ वक्फ बोर्ड है, पाकिस्तान में अकाफ बोर्ड है, वहाँ जितनी प्रॉपर्टी है हिंदू और सिखों की वो अकाफ बोर्ड के नीचे है। तो अगर वो भी वहाँ कर देंगे ये ऐसा कानून पास, तो हमारे मंदिर और गुरुद्वारों की रक्षा कौन करेगा? ये मोदी साहब को बताना होगा। अगर बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, आज तक प्राइम मिनिस्टर ने और बीजेपी ने एक लफ्ज़ नहीं बोला। उनको बचाने के लिए कौन आ जाएगा? ये कांग्रेस देश को बांटने वाली बात नहीं कर रही। देखिए, जो 200 कोऑर्डिनेटर हमने लगाए थे विधानसभा वार, उन्होंने ब्लॉक की सभी में बैठकें की हैं और काफ़ी मंडलों में भी बैठकें हुई हैं। और बीएलए जो हमारे निर्वाचन आयोग में जो हर बूथ पे एक बीएलए होता है, उस बीएलए की नियुक्ति है। तो 60 और 61 विधानसभा क्षेत्रों के हमारे पास बीएलए कंप्लीट बन करके आ गए हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेटर जो हमने लगाए थे, उनसे हम लोग बाकी जो फॉर्मेलिटी उनके सिग्नेचर वगैरह की है वो पूरी करा करके हम चुनाव आयोग में देंगे। और आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर हम पूरे के पूरी जो भी 52,000 समथिंग हमारी जो बूथें हैं उसके ऊपर बीएलए बना देंगे। सभी मंडल की कार्यकारिणी बन जाएगी, बूथ की कार्यकारिणी बन जाएगी, और हमारे ब्लॉकों की मीटिंगें और बूथ की कार्यकारिणी की मीटिंगें और मंडल की कार्यकारिणी यथावत हर महीने होंगी और उसकी उपस्थिति ली जाएगी। और 3 महीने लगातार अगर कोई पदाधिकारी है वो बिना कोई सूचना के, बिना कोई कारण के नहीं आ रहा है, तो उसकी जगह तत्काल तीसरा महीना ख़त्म होते ही वहाँ पर दूसरे नए लोगों को मौका दिया जाएगा जो पार्टी के संगठन में जुड़ करके काम करना चाहते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो केवल प्लेट लगा लेते हैं? आपने जिक्र किया, मुझसे कहा कि प्लेट लगा लेते हैं और बैठकों में नहीं आते हैं, केवल आधे घंटे की मीटिंग में आके अपने आप को नेता बनाते हैं। वो तो 3 महीने के बाद में सब कुछ आ जाएगा, आपके सामने आ जाएगा, पूरे सबके सामने आ जाएगा। अभी तो पहला महीना है, शुरुआत हुई है, तो 3 महीने में जो भी पदाधिकारी, चाहे वो प्रदेश की मीटिंग हो, चाहे वो जिले की मीटिंग हो, चाहे वो ब्लॉक की हो, चाहे मंडल की हो, निश्चित रूप से उनमें सब में जो 3 महीने में बिना कारण नहीं आएगा वो पदाधिकारी नहीं कार्यकर्ता रहेगा। और पदाधिकारी वो रहेगा जो हरदम कांग्रेस के लिए जो टास्क दिया जाता है वो टास्क वो पूरा करेगा और काम करेगा। इसमें टेक्नोलॉजी भी यूज़ में करनी है? हाँ, पूरी टेक्नोलॉजी है। पूरी तरीके से जो ही मीटिंग होती है शाम को पूरा अपडेट हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कौन आया कौन नहीं आया हो जाती है। तो टेक्नोलॉजी भी यूज़ हो रही है और मैनुअल भी काम हो रहा है। एक मदन राठौड़ जी का बयान आया एक्सपोर्ट क्वालिटी वाला महिलाओं को, इसीलिए तो हम आज इतनी बातें की हैं कि नए ये संविधान को मानते हैं। और आरएसएस के लोग तो जो महिलाओं को समानता का अधिकार कभी नहीं देते हैं। उनकी जो सोच है वो ये प्रकट होती है कि किस प्रकार से जो अपशब्दों का प्रयोग किया गया है, और वो भी वहाँ हंस रही हैं। तो उनको विरोध दर्ज कराना चाहिए कि नहीं, ये हमारा जो संविधान है, इस संविधान में सबको समान अधिकार दिया हुआ है। तो किसी भी मात्र शक्ति के लिए इस प्रकार की ऊँची निंदनीय टिप्पणी करना उनके लिए शोभा नहीं देता। लेकिन वो नए नवेले हैं, चाहे जिसके लिए सत अकाल भी बोल देते हैं, दूसरी बातें भी बोल देते हैं, महिलाओं के लिए भी छुट्टे सांड भी बोल देते हैं। पता नहीं कितने अगर उनकी छांटने लग जाएं तो डिक्शनरी भी पूरी भर जाएगी। तो ये देखिए, पर्चियों से अगर पदाधिकारी और मुख्यमंत्री बनेंगे तो ऐसा ही होगा।
बिल्कुल ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए हमने जो हमारे आदिवासी इलाके हैं, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, और उनका चयन कर लिया गया है। टीम अपना काम कर रही है और शीघ्र ही आपको जो प्रशिक्षण 2 दिवसीय जिलों के अंदर होंगे, 1 दिवसीय ब्लॉकों के अंदर होंगे, और जो कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी है उसके बारे के अंदर उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। और एक कैटेगरी वाइज जो कार्यकर्ता, जो पदाधिकारी होंगे, जनप्रतिनिधि होंगे, उनको उसमें शामिल किया जाएगा। कभी भी हो सकता है। हमने उनसे आग्रह किया है कि हमारे पास में 2200 मंडल अध्यक्ष बन चुके हैं, उनकी कार्यकारिणी करीब करीब बन चुकी है, और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष 400 और जिला अध्यक्ष, अभी जो 8-9 जिला अध्यक्ष जो हमारे नए बने 10-11, उनका भी प्रोसेस चल रहा है, तो जल्दी बन जाएंगे। तो उन सब के साथ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हमने आमंत्रित किया है कि आप आकर के संवाद कीजिए और आप हमें मार्गदर्शन दीजिए किस प्रकार से जो कांग्रेस पार्टी को आगे जाकर के लोगों के बीच में जाकर के संविधान बचाओ जो हमारा जो कैंपेन है उसको कैसे गति देंगे। कभी भी हमने आग्रह किया है। क्या बोलूं है, देखिए ये ओछी प्रवृत्ति के लोग हैं, ओछी बातें करते हैं, वहाँ जाकर के लड़ते हैं, वहाँ जाकर के इस तरीके की बातें करते हैं, और यहाँ जयपुर में भी इन्होंने क्या कर रखा है ये समझ से परे है। ये 2 लाख 2.5 लाख जनप्रतिनिधि चुन करके, जनता के लोग चुन करके उसको जनप्रतिनिधि बनाते हैं। तो उस जनप्रतिनिधि को डेकोरम बनाना, लोगों के बीच में कैसे सभ्यता से बात करनी चाहिए, कैसे चर्चा करनी चाहिए, कैसे उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए, इसके लिए उनको चुना गया है। न कि अपनी अपनी कॉलर ऊंची करने के लिए आपस में लड़ाई झगड़ा, आप शब्दों को बोलना करना। मैं समझता हूँ कि ये उनके लिए शोभा नहीं देता है, और वो तो एक शायद पत्रकार रहे हैं और उनसे तो उम्मीद ही नहीं की जा सकती, लेकिन वो तो अनर्गल बयानबाजी चाहे विधानसभा हो चाहे बाहर हो कर करके अपने आप को फेम करने के चक्कर में ये जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं। बीजेपी की साजिश है वैसा। बीजेपी हिंदू मुस्लिम करके अपने वोट सेकना चाहती है। इनके पास काम तो कुछ है नहीं। आप बताओ मुख्यमंत्री जी ने क्या काम किया 1.5 साल में? कोई काम किया? समीक्षा किसी की बाहर आई उनकी समीक्षा? सारे विभागों की 10-10 बार समीक्षा कर ली, और पूर्व मुख्यमंत्री कह रही है कि 1 लोटा पानी नहीं मिल रहा आदमी को, और एक एक्शन को सस्पेंड कर दिया। ये समीक्षा है? देव दर्शन के लिए जाते हैं, अरे काम भी तो करो, देव दर्शन भी करो, काम भी तो करो। ये तो आपका निजीगत मामला है। मैं किसी मंदिर में जाता हूँ, मैं किसी महापुरुष के, मैं किसी देवता के, लोक देवता के धोक प्रणाम करता हूँ, उसकी आस्था मेरे दिल में है, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। लेकिन लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, लोगों को रोटी नहीं मिल रही है, गर्मियों में पानी कैसे मिलेगा, बच्चों की शिक्षा कैसे ठीक होगी, सड़कें कैसे ठीक होंगी, उसका काम कीजिए। आप 8 महीने 10 महीने हो गए, चुनाव ही नहीं करा पा रहे हो। जब भारत के संविधान में ये बात है, कानून है, भारत सरकार का कानून है, राज्य सरकार का कानून है कि 5 साल के अंदर पंचायती राज के चुनाव और नगर निकाय के चुनाव अनिवार्य रूप से कराए जाए। 12 महीने हो गए साहब। नवंबर में आचार संहिता लग गई और प्रशासक नियुक्त कर दिए, और 3 आदमियों की हारे हुए लोगों की, एक तो राज्यसभा में है, चुने हुए नहीं है, और 2 हारे हुए लोग हैं, एक की टिकट कट गई, एक चुनाव हार गए। वो लोग सीएमओ में बैठ करके, ओटीएस में बैठ करके लोगों को धमकाते हैं, अधिकारियों को धमकाते हैं, कलेक्टरों को धमकाते हैं। और जब कलेक्टरों से हम बात करते हैं तो ये कहते हैं कि साहब राजेंद्र जी राठौड़ साहब का फोन आ गया, हमारे लिए तो इस परिसीमन के लिए वही मुख्यमंत्री है। और मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठ करके वो मुख्यमंत्री को कहते हैं कि हमारी मर्जी है जैसे करेंगे। तो ये तमाशा जो बना रखा है, ये संविधान की हत्या नहीं है तो क्या है? आप बताइए। ये लिखा हुआ है कानून में कहीं कि हारे हुए लोग तय करेंगे। कलेक्टरों को फोन करके मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर कहा था, ये जूली साहब बैठे, कि जो जनप्रतिनिधि जीत गया किसी भी दल का हो, उसको पूछ करके हम जो 10 करोड़ रुपए सड़कों के देंगे, नई के और मरम्मत के। एक भी कलेक्टर नहीं मान रहा है। वो ये कह रहे हैं नहीं साहब, हमारे लिए तो ये हारे हुए जो बीजेपी के कैंडिडेट है ना, वही हमारे लिए तो जीते हुए कैंडिडेट हैं। ये हर जिले का हाल है, आप किसी से पूछ लेना। एक भी एमएलए को पूछ लो दूसरी पार्टी के को
कि उसको पूछ करके कोई सड़कों की बात, कोई ट्यूबवेल की बात, कोई हैंडपंप की बात, कोई दूसरी बात की जा रही है। ये तमाशा बना रखा है। मुख्यमंत्री का एक बयान सदन में दिया हुआ, अगर वो पालना नहीं होती है तो हम विशेषाधिकार हनन मुख्यमंत्री के खिलाफ आदरणीय जूली साहब से मैं पार्टी की तरफ से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब सदन आए तो उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन लाया जाए कि जब एक मुख्यमंत्री खड़ा होकर ये कहता, 3 बार कहता, इन्होंने बार बार पूछा तो कहा हाँ आप दीजिए, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को पूछ करके हम सड़कें देंगे, ट्यूबवेल देंगे, टंकी देंगे। आज कोई पूछने वाला ही नहीं है। कोई कलेक्टर कह रहे हारे हुए लाओ, चाहे 5 बार हार गया तो भी कहे उसी के लिए आओ, वही है हमारा तो मालिक। ये तमाशा है साहब। ये सर एक गुजरात अधिवेशन हुआ है, क्या इम्पैक्ट रहेगा राजस्थान पार्टी का? तो आप देखिए ना, लोगों में उत्साह, संविधान के प्रति समर्पण, पार्टी के प्रति समर्पण, और जिस प्रकार से लोगों में एक जोश आपको देखने को मिल रहा है, ये नीचे तक मिलेगा। ये केवल कार्यालय तक सीमित नहीं रहेगा, ये नीचे तक मिलेगा। और राजस्थान की विधानसभा में जैसे जूली साहब ने जिस प्रकार से इनको पूरी तरीके से एक्सपोज किया है कि एक भी मंत्री इनका जवाब नहीं दे पाया। आज भी मंत्री की कुछ चलती ही नहीं है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। मंत्री का फोन उसका विभाग का अधिकारी नहीं उठा रहा है, मुख्यमंत्री को पता नहीं हो क्या रहा है। वो तो भाई साहब बस चलो आज अमुक जगह चलना है, आज अमुक जगह हेलीकॉप्टर चलना है, तो ऐसे थोड़ी काम चलेगा। आप बताइए। एक सर मोदी जी ने ये स्टेटमेंट किया है कि जो वक्फ कानून है वो संविधान को नुकसान पहुंचा रहा था, उसमें तब्दीली जरूरी थी बाबा साहब। तो फिर वाजपेयी जी ने क्यों नहीं सोचा इस बात को? अटल बिहारी वाजपेयी जी बने थे, जिनके मेहनत के कारण से आज बीजेपी वहाँ पर है। इनकी कोई मेहनत नहीं थी, तो आप बताइए कि फिर उन्होंने क्यों नहीं चेंज किया? चेंज करने का कोई कारण तो बताओ। कह रहे हैं कि मुसलमानों के भले के लिए है। एक मुसलमान बता दो कि वो ये कह रहा हो कि मैंने मांग की थी, वही किसान कानून की बात है। एक किसान ने नहीं कहा था कि हमारे लिए 3 काले कानून लाओ, और ले आए। वो की वो बात है कि आज किसी मुसलमान ने किसी लोकसभा में, किसी विधानसभा में, किसी विधान परिषद में, कहीं भी चुने हुए जनप्रतिनिधि ने या किसी सामाजिक संगठन ने कभी भी नहीं कहा कि हमारे लिए ये कानून लेकर के आओ। लेकिन उनको आरएसएस का एजेंडा पूरा करना है। आरएसएस को खुश करने के लिए जो इस तरीके की बातें जिससे हिंदू मुस्लिम होता रहे और उनकी राजनीतिक रोटियां सिकती रहे, तो वो चीज़ें करने के लिए ये लोग बात नहीं कर रहे हैं। कल शादी में आपकी विधानसभा अध्यक्ष जी से काफ़ी अच्छी मुलाकात हुई, तो अब क्या रहेगा अगले सत्र? दुश्मन थोड़ी हैं कि सोच अच्छी नहीं है, आरएसएस की सोच है, और वो सोच हमको नुकसान दे रही है सब जगह। उस सोच का विरोध कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। व्यक्तिगत हमें कोई दिक्कत नहीं, किसी से भी कोई दिक्कत नहीं है। हम कोई द्वेषता रखने वाले लोग हैं नहीं, हम तो 36 कौम को प्यार करने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, सबको गले लगा के चलते हैं। ये तो बीजेपी और आरएसएस की सोच है कि इनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करा दो, इनको ये कर दो, मुसलमानों को अलग कर दो, हिंदुओं को अलग कर दो। वो उनकी राजनीतिक सोच की बात है। बाकी हम तो सबसे प्रेम से मिलते हैं, मेरे से बड़े हैं तो निश्चित रूप से क्यों नहीं मैं सम्मान करूंगा, नमस्कार भी करूंगा, सम्मान भी करूंगा, आगे भी करूंगा। लेकिन उनकी उस जो सोच है आरएसएस की, उसका विरोध पहले भी करता था, आज भी कर रहा हूं, आगे भी करूंगा। वो जो राहुल जी कहते हैं वो वही है। ये शैल कौन सी बताते हैं वो तो वो ठीक है, हम निकालते, वो पहले जा रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छी बात का पता चल गया था पहले, एक्सरसाइज का पता चल गया था कि काम शुरू 100%। वो मेरे पास आए थे, निमंत्रण देने आए थे। मैंने कहा था पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव है, आप वहाँ से एमएलए का चुनाव लड़े हो, आप चुनाव कैसे नहीं लड़ रहे हो? भाई साहब बच्चे की शादी कर रहा हूँ। मैंने कहा फिर अगर इस तरीके से आपकी सोच है तो शायद कांग्रेस में आप रहना नहीं चाहते या कांग्रेस आपको रखेगी नहीं। तो उन्होंने उसी टाइम हाथ जोड़ लिए थे। मैं समझ गया था कि अभी से मिल गए हैं, एनडीए में शामिल हो गए हैं और ये बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं, तो अच्छा रहा वो चलेंगे, वरना हमें कलम चलानी पड़ती। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं बाबा साहब की जयंती की आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज हम बाबा साहब को याद कर रहे हैं, जिन्होंने समानता की बात की, सामाजिक सुरक्षा की बात की, महिला शिक्षा की बात की, महिला अधिकारों की बात की,
वंचितों को, पिछड़ों को समानता का अधिकार देने की बात की। आज भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के बनाए हुए संविधान को कमज़ोर करना चाह रही है, रोज़ाना संविधान पे हमले कर रही है और देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग कर रही है, चाहे ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, और यहाँ तक कि चुनाव आयोग भी उनके इशारे पे काम कर रहा है। लाखों वोट जोड़े जा रहे हैं, लाखों वोट काटे जा रहे हैं, समय पे राजस्थान के अंदर चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। बात तो कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की, लेकिन मुख्यमंत्री जी खुद अपने जिले के जिला प्रमुख का चुनाव नहीं करा पा रहे, ये इनकी हालत है। ये बात सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा। दूसरा मैं कहना चाहूँगा, बीजेपी ने, मैं देख रहा था एक प्रदेश अध्यक्ष जी ने नोटिस निकाला है कि बीजेपी जाएगी और बाबा साहब की प्रतिमाओं को धोने का काम करेगी, साफ करने का काम करेगी। तो मैं कहना चाहूँगा, पहले अपने खुद के मन को धोइए, अपने विचारों को धोइए, अपनी मानसिकता को धोइए। जो लगातार आपके गृह मंत्री कहते हैं कि अम्बेडकर अम्बेडकर लगा रखी है, तो आपने नोटिस गृह मंत्री से पूछ के निकाले हैं? वैसे ही कहीं गृह मंत्री जी नाराज हो जाएं कि आपने बाबा साहब की मूर्तियां धुलवाने के लिए नोटिस क्यों निकाले हैं, ये बात इनसे पूछना चाहता हूँ। इनकी सोच ऐसी है, कभी ये इनके मंत्री ये बयान देते हैं कि आदिवासियों को डीएनए टेस्ट कराएंगे, कभी ये बयान देते हैं इन्हीं के नेता कि सिख जो हैं वो नासूर बन गए हैं, और SC ST जर्नल की बात तो हमेशा ये करते ही रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बाबा साहब के संविधान की रक्षा करने के लिए हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी, आदरणीय खड़गे साहब, सब लोग लगे हुए हैं, संविधान को कमज़ोर नहीं होने देंगे। और राहुल गांधी ने तो एक संविधान योद्धा बन के दिखाया है, कानून की किताब, संविधान की किताब हमेशा अपने साथ रखते हैं। और कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ है वो भी न्याय पथ के रूप में हुआ है, जो मैं समझता हूँ पूरा जो बाबा साहब अम्बेडकर की सोच थी, मजदूर के लिए, दलित के लिए, किसान के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, उसी थीम को लेके हम लोग आगे चल रहे हैं। राहुल जी का प्रोग्राम कल आने का बना था, वहीं से सूचना आई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वापस पोस्टपोन्ड हुआ है। आज लोकसभा में कार्यक्रम की वजह से बताया गया है। भविष्य में जैसा होगा तो आपको जरूर सूचित करेंगे। क्या तैयारी रहेगी तब आगे, जिस हिसाब से ये घटनाक्रम रहा, उसके बाद में आप लोग अपनी संविधान यात्रा भी चला रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान में मैसेज जाए, काले फूटने के भी कई मामले आएंगे। देखिए, राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से ये सब भारतीय जनता पार्टी की सह पे हो रहा है, चाहे बाबा साहब की तस्वीरों पे कालिक पोतने की बात हो, ये पहला वाकया नहीं है। यहाँ बड़ा अचंभित करने वाला वाकया हुआ था 2 महीने पहले कि एक दलित दूल्हे की निकासी के लिए SP और 200 पुलिसकर्मी गए थे। ये हालत इस सरकार के अंदर है, जहाँ ये दलितों को मानते ही नहीं है, जहाँ डिप्टी CM इनके, उसका जिला इन्होंने ख़त्म कर दिया, उस कमेटी का चेयरमैन होते हुए उससे इस्तीफा ले लिया। ये हालत तो ये दलितों के साथ कर रहे हैं। ST के मंत्री किरोड़ीलाल मीणा कह रहे हैं कि रोजाना करोड़ों की बजरी चोरी हो रही है, और सरकार को अपना इस्तीफा सौंप देते हैं, उसकी नहीं सुनते हैं, तो किसकी सुनेंगे? ये हालत इस सरकार की है। ये सरकार नहीं, सर्कस है। अध्यक्ष जी ने सही कहा था कि सरकार का जो मौर्य है वो भूल रहा है, कोई काम पिछले 1.5 वर्षों में नहीं किया। और अब भी मैं कहना चाहूँगा, पिछला 1 सप्ताह ऐसा गया है, डीजल पेट्रोल पे 2-2 रुपये लगा दिए, सिलेंडर पे 50 रुपये लगा दिए, अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दी, और कोई मीडिया का व्यक्ति एक सवाल नहीं करता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि भाई ये महंगा सिलेंडर आपको भी तो मिलेगा, तो इसके बारे में क्यों नहीं पूछते हो? अभी बिजली महंगी करने की तैयारी कर दी है, पानी महंगा करने की तैयारी कर दी है, पेंशन को रोकने की तैयारी कर दी है। और मैं उसमें बयान पढ़ रहा था कि मंत्री ये कह रहा है कि पेंशन रोकने के बाद में हम ज़्यादा लोगों को इसका लाभ दे पाएंगे, तो जिनको मिल रहा है उनको तो नहीं दे पा रहे, ज़्यादा का कहाँ से दोगे? आज वो है रंधावा जी तो ऊपर है सर, वो अध्यक्ष जी अंदर है, पर आप अंदर ही जाओ, क्या वो है ठीक है। गए 2 एक तो गए, चले जाओ।